अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम यू बैक अगेन ऑन दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ जेके बस फाउंडेशन क्लासेस। तो मेरा बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे जो सोशल साइंस प्रैक्टिस पेपर्स है सेट 3 एंड सेट 4 हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। ठीक है, तो बेटा इससे पहले हमने सेट 1 और सेट 2 डिस्कस किया था। आज हम बेटा हमारा सोशल साइंस का जो प्रैक्टिस पेपर है इसका सेट 3 और सेट 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए तो बेटा स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन बनेगा इस प्रैक्टिस सेशन का वो हम बेटा डिस्कस करेंगे। क्या बन रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है बेटा। सबसे पहले एमसीक्यूज आएंगे कितने, 10 एमसीक्यूज हमारे पास बेटा कितने आएंगे। हमारे पास जो एमसीक्यूज आएंगे वो बेटा हमारे पास 10 आएंगे। उन्हीं में से जो हमारा पहला एमसीक्यू पूछा गया है प्रैक्टिस सेशन का वो है हु सपोर्ट द आइडिया ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट का आइडिया किसने सपोर्ट किया था। ठीक है, किसने सपोर्ट किया था। मुमताज अली ने नहीं बेटा, इन्होंने नहीं किया था। राम मोहन रॉय इसका आंसर नहीं है। ठीक है, परियार बेटा यहाँ पर सही आंसर है। तो आंसर बेटा कौन आएगा, परियार। ना तो बेटा इसमें पंडित रामाबाई है, ना तो बेटा इसमें राम मोहन रॉय है, तो परियार इज द करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन बताएगा द आइडिया ऑफ विडो रिमैरिज वाज एडवोकेटेड बाय। जो विडो रिमैरिज जो हमने कल भी बेटा डिस्कस किया था, द आइडिया ऑफ विडो रिमैरिज किसने एडवोकेट किया था। दयानंद सरस्वती बेटा हमारा करेक्ट आंसर जाएगा, जो हमने कल भी डिस्कस किया था। इन तीनों में से यानी ज्योतिराव फूले, पंडित रामाबाई और परियार ये नहीं है। चलिए बेटा, तो यहाँ से करेक्ट होता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा फिर से एक बार फॉर्मड द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बेटा स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर किसने बनाया था बेटा, महाराजा गुलाब सिंह। महाराजा गुलाब सिंह ने बनाया था। ठीक है, कब, 1846। चलिए बेटा फिर क्वेश्चन है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रघुनाथ पाठशाला एंड लाइब्रेरी वाज डन बाय। लास्ट चैप्टर से बेटा अरेस्ट वाइल जम्मू कश्मीर से एक क्वेश्चन है। डू एज डायरेक्टर बेटा द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रघुनाथ पाठशाला एंड लाइब्रेरी। तो बेटा महाराजा रंजीत सिंह। ठीक है, किसने बेटा, महाराजा रणबीर सिंह आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो महाराजा रणबीर सिंह, रिमेंबर बेटा कौन है ये, रणबीर सिंह, नॉट रंजीत सिंह। महाराजा रणबीर सिंह इज द करेक्ट आंसर। महाराजा रणबीर सिंह बेटा, महाराजा रणबीर सिंह ने क्या किया था, महाराजा रणबीर सिंह ने ही बेटा रघुनाथ पाठशाला और लाइब्रेरी का कयाम किया जम्मू कश्मीर में। क्योंकि रणबीर सिंह के टाइम को ही कहा जाता है क्या टाइम, गोल्डन पीरियड ऑफ डोगरा रूल। गोल्डन पीरियड याद रखिएगा, क्या कहा जाता है, गोल्डन पीरियड। ठीक है, गोल्डन पीरियड ऑफ डोगरा रूल। डोगरा रूल का जो गोल्डन पीरियड है बेटा इसे कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात टाइम पीरियड की अगर हम बात करेंगे 1846 से 1846 टू 1857 बेटा ये महाराजा गुलाब सिंह का टाइम था। 1856 से बेटा फिर आगे चलकर 1886 तक किसका टाइम पीरियड रहा है बेटा, वो रहा है महाराजा रणबीर सिंह का। ठीक है, फिर अमर सिंह, फिर उसके बाद बेटा उसके बाद आते हैं हरी सिंह। ठीक है, इसी हिसाब से ये डायनेस्टी चलती गई। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर आगे बेटा क्वेश्चन पूछा गया है विच डज द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू। विच डज द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है। हाउ पॉपुलेशन इन स्पेसिफाइड एरिया चेंजेस ओवर द टाइम। ठीक है, फिर द नंबर ऑफ पीपल हु डाई इन रिलेशन द नंबर ऑफ पीपल बोर्न इन द स्पेसिफिक एरिया, ये भी नहीं है। द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस गिवन एरिया, तो बेटा हमारा ए नहीं आएगा क्योंकि ए करेक्ट आंसर नहीं है। स्पेसिफाइड एरिया में कैसे चेंजेस हो रहे हैं, बी भी नहीं आएगा, नंबर ऑफ पीपल बेटा सी हमारा यहाँ पर सही आंसर जाएगा। द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस अ गिवन एरिया, एक गिवन एरिया में कैसे बेटा क्या लोग है। चलिए नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन द एंशिएंट एंड मिडिवल रूलर्स पैट्रोनाइज्ड द हैंडीक्राफ्ट। बेटा जम्मू कश्मीर द इंडस्ट्रीज ऑफ जम्मू कश्मीर से ये क्वेश्चन है। हाँ, ज्योग्राफी से बेटा ये क्वेश्चन है। द एंशिएंट एंड मिडिवल रूलर्स पैट्रोनाइज्ड, एंशिएंट और मिडिवल रूलर्स ने पैट्रोनाइज किया किसको, हैंडीक्राफ्ट। हाँ, एंड क्राफ्ट वेयर फ्लोरिश्ड वेरी वेल ड्यूरिंग द रीजन ऑफ सुल्तान ज़ैनुल आबदीन बादशाह। बेटा सुल्तान ज़ैनुल आबदीन के टाइम पर जम्मू कश्मीर में क्राफ्ट क्या है बेटा, बिल्कुल अपने चरम पर था, फ्लोरिश होता है। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जाता है इन विच ईयर डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेक द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। किस साल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड रखी किन्होंने, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसमें कोई चूक चरावा नहीं है, 1934 करेक्ट आंसर बनता है। ठीक है चलिए तो नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश इज द सुप्रीम रिप्रेजेंटेटिव अथॉरिटी ऑफ द पीपल। सुप्रीम रिप्रेजेंटेटिव अथॉरिटी बेटा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है। इसमें पार्लियामेंट ए है, सही है। ठीक है,
लोकसभा पार्लियामेंट का हिस्सा तो लोकसभा नहीं हो सकती, राज्यसभा बेटा पार्लियामेंट का हिस्सा तो लोकसभा तो राज्यसभा नहीं हो सकती, डी तो नन इसमें है क्योंकि पार्लियामेंट है ना, तो ए हमारा करेक्ट आंसर जाएगा। फिर बेटा इसी हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसने पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एवरी इंडिविजुअल चार्जड क्राइम हैज टू बी गिवन। अगर किसी पर इल्जाम लगता है क्राइम का तो उसे क्या दिया जाता है, ठीक है, उसे बेटा फ्री ट्रायल दिया जाता है, फ्री ट्रायल यानी उसे क्या किया जाता है, उसे दिया जाता है, मौका दिया जाता है, एक फेयर ट्रायल, सॉरी बेटा फेयर ट्रायल दिया जाता है, एक जायज से एक मौका दिया जाता है खुद को क्या करना, वो खुद को डिफेंड कर सकता है। तो बेटा फ्री ट्रिप नहीं है, ऑल ऑफ द अबव भी नहीं है, यहाँ पर बेटा फ्री ट्रायल नहीं है, इट इज अ फेयर ट्रायल, ठीक है, एक जायज एक सही ट्रायल उसे दी जाती है। अच्छा जी, यहाँ पर बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू वाटर गेट्स रिकॉग्निशन। राइट टू वाटर किसके अंडर है, ये बेटा आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ के अंडर, ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ वाटर, यहाँ बेटा पब्लिक फैसिलिटी से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक। और ये ऊपर वाला क्वेश्चन कहाँ से बेटा है, फेयर ट्रायल, ये जरा बताइए बेटा नीचे कमेंट्स में, ठीक है, ये किस चैप्टर से लिया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा, आप देखिए बेटा सेक्शन बी से है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है, ठीक है, आपको एक या दो लाइंस में आंसर लिखना होगा, उस वक्त 20 से 25 वर्ड्स या 30 वर्ड्स तक आप इसका आंसर लिख सकते हो। क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ब्रिटिश टू डू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ दोज हु कन्वर्टेड द क्रिश्चियनिटी। जिन्होंने बेटा क्रिश्चियनिटी कन्वर्ट हो गए, यानी मिशनरीज ने एक इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल में बेटा मिशनरीज जो क्रिश्चियनिटी इंडिया में फैला रहे थे, ब्रिटिश ने कैसे जिन्होंने कन्वर्ट किया, यानी जो अलग अलग मजहबों से किस में गए, क्रिश्चियनिटी में गए, उन्होंने कैसे सपोर्ट किया, कैसे उन क्रिश्चियंस की, कैसे उस क्रिश्चियनिटी के इंटरेस्ट्स को क्या किया, प्रोटेक्ट किया। तो क्या कहते हैं, कहा जाता है 1850 में एक नया लॉ बेसिकली पास किया गया जो कि उनको टू मेक कन्वर्जन टू द क्रिश्चियनिटी इजियर, ताकि क्रिश्चियनिटी इजी हो जाए, क्रिश्चियनिटी का जो कन्वर्जन है वहां पर आसानी हो, एक लॉ पास किया गया। तो लॉ के जरिए सपोर्ट किया ना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के मुताबिक इंडियंस, जो भी इंडियन कन्वर्ट करेगा क्रिश्चियनिटी, उसे इनहर्ट द प्रॉपर्टी ऑफ देयर एंसेस्टर्स, वो अपने जो उनके जो एंसेस्टर्स है उनकी प्रॉपर्टी को हासिल कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन था क्योंकि इंटरेस्ट था ना, और ब्रिटिशर ज्यादातर क्रिश्चियंस ही थे, 90%, 100 कभी कभार 99% जो उसमें थे बेटा वो क्रिश्चियंस थे। तो दैट वाई बेटा दे सपोर्ट देयर रिलीजन, दे सपोर्ट व्हाट, दे सपोर्ट द कन्वर्जन। हु वाज मंगल पांडे, फिर से बेटा एक बार मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, मंगल पांडे कौन था बेटा, ब्रेव यंग सोल्जर था ब्रिटिश मिलिट्री में, ठीक है, बारकपुर कंटेनमेंट में बेटा ये था, और वो पहला बंदा था जिसने रिफ्यूज किया था लोड करना जो ग्रीजेड कॉटरेज थी, ठीक है। और यहाँ पर बेटा इसीलिए और उन्होंने फिर ब्रिटिश ऑफिसर पर हमला भी किया, रीजन ही वाज किल्ड, और उसे फिर मारा गया ब्रिटिशर्स के जरिए, एग्जीक्यूट किया गया, उसे फांसी दी गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन, बेटा हमने कल भी डिस्कस किया कि प्राइमरी एक्टिविटी और टर्शियरी एक्टिविटी क्या है। वहां पर हमने कहा था प्राइमरी एक्टिविटी जहां पर प्रोडक्शन या जहां पर आप नेचुरल रिसोर्स को यूटिलाइज करके अपनी लाइवलीहुड कमाते हो, ठीक है, और बेटा इसमें एग्रीकल्चर, फिशिंग वगैरह आता है। और टर्शियरी एक्टिविटी ऑलरेडी हमने बेटा डिस्कस किया, वो एक्टिविटी जो आपको सपोर्ट और सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, ठीक है, ये बेटा किस में आता है, टर्शियरी में आता है। नाउ मूविंग टू द अनदर इंपॉर्टेंट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पेपर माशी। कल अगर आपने बेटा गेस्ट पेपर देखा होगा वहां पर भी हमने ये डिस्कस किया है और इस सेट में भी डिस्कस करें, दैट मींस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेपर माशी क्या है, पेपर माशी यूनिक, अट्रैक्टिव, एक्सक्लूसिव हैंडीक्राफ्ट ऑफ कश्मीर है बेटा। पेपर पल्प इसमें यूज किया जाता है, उसे बेटा वैरायटी ऑफ डेकोरेटिव आर्टिकल्स बनाए जाते हैं, उन्हें फिर बेटा ऊपर से क्या किया जाता है, कलरिंग की जाती है, कलरफुल उन पे फुलकारी होती है। फिर बेटा सेंटर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, रैनावारी, श्रीनगर और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट बेटा इसके मेन सेंटर्स हैं। फिर क्वेश्चन आगे पूछा गया है, why do you think there is a rule that confession made during पुलिस कस्टडी, पुलिस कस्टडी के अंडर अगर कोई इकबाल जुर्म करता है तो कोर्ट में कहा जाता है, कोर्ट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि वहां पर आप पुलिस से बचने के लिए, मारपीट से बचने के लिए, टॉर्चर से बचने के लिए अपने ऊपर इल्जाम ले सकते हो। और ये पुलिस के सामने, ये कोर्ट के सामने, ये स्टेटमेंट कोर्ट के सामने, यानी पुलिस के सामने अगर आपने एक्सेप्ट किया है, दैट मींस इट इज नॉट रिकॉग्नाइजेबल एट कोर्ट, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर कही गई है। हाँ, एविडेंस अगेंस्ट, ये एविडेंस नहीं की जा सकती है, पेश की जा सकती है। इट इज सो बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द पुलिस में क्रिएट टेरर, हाँ,
पुलिस ने धमकाया होगा, पुलिस ने मारा पीटा होगा अराउंड द एक्यूज्ड इन ऑर्डर टू मेक, क्या ताकि वो कन्फेशन करे, ताकि वो इकबाल जुर्म करे। हाँ, इकबाल जुर्म, हाँ मैंने ये जुर्म किया है। तो दैट वाई बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है या बेटा सी सेक्शन से, यानी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, जहां पर आप 30 से, जहां पर आप 50 वर्ड्स तक आंसर दे सकते हो। ठीक है, 40 से 50 वर्ड्स में भी आप ये आंसर यहां पर दे सकते हो। तो कहा गया नेम 3 प्रॉब्लम्स दैट द न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन ऑफ इंडिया फेस्ड। न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी? 3 प्रॉब्लम्स। ठीक है बेटा, 3 बड़ी प्रॉब्लम्स थी जो इंडिया को, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस बेटा वहां से क्वेश्चन है, हिस्ट्री से क्वेश्चन है कि कौन कौन से मसले थे। तो इंडिपेंडेंट इंडिया को बहुत सारे मसले थे, उनमें रिफ्यूजी एक बड़ा मसला था। रिफ्यूजी कौन थे बेटा? रिफ्यूजी जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए थे। ठीक है, अब कब, जब पार्टीशन हुआ उस वक्त वहां से लोग भागकर कहाँ गए? इंडिया आ गए। तो ये एक बड़ा मसला था। ठीक है, एक बहुत बड़ा वहां उस वक्त टेरर फैला था। लोग वहां से, कुछ हिंदुस्तान से पाकिस्तान, कुछ पाकिस्तान से हिंदुस्तान, दोनों वहां के लोग यहाँ और यहाँ के लोग वहां आए थे। ठीक है, और वहां पर क्या हुआ था, इनका रिहेबिलिटेशन 8 मिलियन यानी 80, यहाँ पर बेटा देखिए 8 मिलियन लोग रिफ्यूजी थे आर पार। तो एक बड़ा मसला था कंट्री को, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यू बॉर्न कंट्री थी, एक बड़ा चैलेंज था हिंदुस्तान को भी बेटा, उनके जॉब्स, उनका काम, उनके घर, उनकी प्रॉपर्टी, ये सारा कुछ मेंटेन करना। तो दैट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम बेटा, रिफ्यूजीज थी। दूसरा बड़ा प्रिंसली स्टेटस। प्रिंसली स्टेटस बेटा 562 से ज्यादा इंडिया में क्या थी? 562 से इंडिया प्रिंस से ज्यादा 562 से ज्यादा इंडिया की प्रिंसली स्टेटस थी, और उनमें महाराजा और नवाब रूल करते थे। तो उनको ज्वाइन करना, हाँ उनको कम टुगेदर करना, ये एक बड़ा चैलेंज था। नंबर 3 बेटा डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना, डेमोक्रेसी के वो प्रिंसिपल, डेमोक्रेसी के वो थीम, डेमोक्रेसी के वो कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करना। हाँ, क्योंकि कहा गया था द न्यू नेशन हैड अडॉप्ट पॉलिटिकल सिस्टम दैट वुड बेस्ट सर्व। एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम अडॉप्ट करना जो सबके लिए ठीक हो, जो यहाँ का जो सेक्युलरिज्म को, जो इंडिया की जो रीजनल, एक तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, दूसरा बेटा रिलीजन डाइवर्सिटी, उन दोनों को क्या कर सके? बैलेंस कर सके। दैट वाई इट वाज इंपॉर्टेंट बेटा कि डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करना और डेमोक्रेसी पर फिर चलना, उसके प्रिंसिपल्स पर चलना, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। नाउ मूविंग टू द अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज व्हाई वर क्रिश्चियन मिशनरीज अटैक्ड बाय मेनी पीपल। क्रिश्चियन मिशनरीज पर, अब ये मिशनरीज कौन होते? तो बेटा आपने एक वर्ड सुना होगा, तबलीगी। हाँ, तबलीगी। ठीक है, तबलीगी, तबलीगी, ये बेटा अपने दीन की तबलीग करते थे क्रिश्चियंस। ठीक है, तो इनके वो तबलीगी, उन्हें मिशनरीज कहा जाता है। ठीक है, जो तबलीग अपने दीन की करते थे। तो क्रिश्चियन मिशनरीज पर अटैक हुआ इन द कंट्री, हिंदुस्तान में। Would some people have supported? कुछ ने उनको सपोर्ट किया। ठीक है, इफ सो फॉर व्हाट रीजंस, क्या वजूहात थे? तो बेटा सबसे बड़ा मसला था उन्हें अटैक क्यों किया गया, एक बड़ा खेल खेला गया था। तो ब्रिटिशर्स यहाँ पर लोगों ने क्या कहा? लोगों ने कहा कि ऑलरेडी उन्होंने हमारे यहाँ पर वेल्थ तो इन्होंने स्नैच कर ली, हमारी कंट्री को तो इन्होंने ग्रैब कर लिया। नाउ दे मे ग्रैब आवर रिलीजन, वो अब हमारे रिलीजन पर अटैक कर रहे हैं। ये एक बड़ा मसला था, इसलिए लोगों ने जगह जगह पर मिशनरीज पर अटैक कर दिया। ठीक है, और कुछ को क्या लगा बेटा, यहाँ पर वही बात की, कंट्री बिकॉज दे फियर्ड, इनको डर लगा कि द मिशनरीज वेयर इन्वॉल्वड इन कन्वर्जन, क्योंकि ये गरीब और ट्राइबल लोगों को क्रिश्चियन बना रहे, तो आने वाले वक्त में इंडिया का ज्यादातर जो हिस्सा होगा वो क्रिश्चियंस होंगे। ठीक है, सम पीपल कुड हैव सपोर्टेड देम बिकॉज, कुछ लोगों ने सपोर्ट भी किया। क्यों? द पुअर एंड ट्राइबल पीपल कन्वर्टेड क्रिश्चियनिटी वुड गेट गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऑफ गोइंग टू स्कूल। देखिए कुछ लोगों ने इसलिए किया क्योंकि क्रिश्चियंस यहाँ पर तरक्की के काम कर रहे थे, डेवलपमेंटल काम कर रहे थे, वो वहाँ पर स्कूल्स बना रहे थे, हॉस्पिटल्स बना रहे थे। इवन श्रीनगर इज द एविडेंस ऑफ दैट। इन 1860 क्या हुआ था? 1860 में बेटा जो बिस्को 1860 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, आप देखिए बेटा जो द्रगजन का हॉस्पिटल है वो इन्होंने एस्टैब्लिश किया था। बहुत सारे काम यहाँ पर भी हुए हैं। मैलिंसन आप देखिए वो एक मिशनरी स्कूल है बेटा, बिस्को है, अलेक्जेंड्रा स्कूल है, सेंट जॉस्टिन, या बेटा उसके बगैर आप अगर देखोगे बर्न हॉल, दे आर ऑल, ये सारे क्या है? ये सारे मिशनरी स्कूल है। ये भी एक मकसद के तहत एस्टैब्लिश हुए थे श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, बट फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर इन्होंने एजुकेशनल मूवमेंट चलाई ड्यूरिंग द महाराजा रूल, ये बेटा स्टार्ट हुए थे। ठीक है, चलिए वही बात यहाँ पर बेटा कही गई है, पुअर एंड ट्राइबल पीपल। अगर आप अर्लियर देखोगे ना, इनका मकसद क्या था इन मिशनरी स्कूलों का? लोगों को एजुकेट करना, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एजुकेशन की बहुत कमी थी। जम्मू कश्मीर वाज लैकिंग इन द एजुकेशन फील्ड, और बहुत अच्छा काम भी इन्होंने किया। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर इन मिशनरी स्कूलों ने इतनी ज्यादा फीस, इतना ज्यादा वो मैकेनिज्म बनाया कि आम गरीब इंसान तो वहां पर जा नहीं सकता, वो तो सोच भी नहीं सकता था।
हाँ, तो इन्होंने फिर दे मेक द फॉर्चून लेटर, सो दैट वाई बेटा हम यहाँ पर कहेंगे कि जम्मू कश्मीर में भी उस वक्त के जो उलमा थे, जो अगर आप देखोगे अंजुमन नुसरतुल इस्लाम ने फिर बेटा इस्लामिक स्कूल्स का गठन किया 1905 में, आप देख सकते हो। ठीक है, यू कैन आप अगर हिस्ट्री के पन्ने खोलोगे तो वहां से वो सारी चीजें आपके सामने आएंगी। जम्मू कश्मीर में भी फिर काम हुआ यहाँ के उलमाओं ने, जिसमें जहाँ यहाँ के जो बड़े बड़े उलमा है, ठीक है, उन्होंने शेख गुलाम रसूल, ठीक है, उन्होंने बेटा बहुत काम किया है। उन्होंने फिर अंजुमन नुसरतुल इस्लाम का गठन किया, फिर उसके बाद इस्लामिक स्कूल्स का गठन हुआ। ठीक है, बिल्कुल किसके पैरेलल बेटा, बिस्को यहाँ पर लॉन्च हुआ था, जो यहाँ पर मिशनरी स्कूल्स लॉन्च हुए थे। वही मसला इंडिया में भी अक्सर जगहों पे हुआ था। तो ट्राइबल पीपल को क्या मिला, मौका मिला, उनको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली स्कूल वगैरह जाने की, इसलिए उन्होंने सपोर्ट किया इसको। हाँ, दे स्कूल वुड इक्विप देम विद सम रिसोर्स टू मेक देयर वे इनटू चेंज अ वर्ल्ड, द स्कूल वुड इक्विप। और बेटा सबसे बड़ी बात, वहां पर स्कूल को बिल्कुल वेस्टर्न लाइन्स पर लाया गया। जब यहाँ से लोग पढ़ लिख कर निकले तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज थी। इन्होंने इंग्लिश जुबान सिखाई, और इंग्लिश कम्युनिकेटिव लैंग्वेज थी ब्रिटिश की, ठीक है, एक मेन लैंग्वेज थी। तो इनको काम मिलना स्टार्ट हो गया, इज्जत मिलना स्टार्ट हो गया। सो दे फील दैट यस, क्रिश्चियनिटी हैज समथिंग व्हिच कैन गिव यू द बूस्ट इन योर फ्यूचर, ठीक है, सो इट कैन मेक योर फॉर्चून। सो दैट वाई बेटा पीपल गिव सपोर्ट टू इट, support to the conversion of the Christianity. So there were number of reasons. चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट आर पॉपुलेशन पायरामिड। पॉपुलेशन पायरामिड्स क्या होते हैं, हाउ डू हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। पॉपुलेशन पायरामिड क्या होते हैं, जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन। सिंपल बेटा है, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को बेटा बताते हैं, डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन को बताते हैं, ग्रुप सेक्स को बताते हैं, ठीक है। और बेटा यहाँ पर वही बात की गई, पॉपुलेशन पायरामिड हेल्प ये अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, वेरियस एज ग्रुप्स 10 से 14 बेटा, ठीक है, 9 to 5 हर एक तरीके से बेटा। और क्या क्या कहा जाता है, दे ऑल्सो हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग, हमें मदद करते हैं परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन, सब डिवाइडेड बेटा, मेल फीमेल, ठीक है। पॉपुलेशन पायरामिड दिखाता ही है बेसिकली क्या, सबसे पहले मेल अलग फीमेल अलग, मेल चाइल्ड अलग फीमेल अलग, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अलग, ठीक है। हर एक सेक्शन को ये डिस्कस करता है। इट टेल अस हाउ मेनी डिपेंडेंट, आपके एरिया में, आपकी कंट्री में कितने डिपेंडेंट है, कितने इंडिपेंडेंट है, कितने एल्डर है। हाँ, हर एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को डिस्कस करता है। इट ऑल्सो टेल अस अबाउट बर्थ एंड डेथ, ये बेटा आपको बताता है बर्थ एंड डेथ, यानी अगर यहाँ पर आपका जो ग्राफ है वो बड़ा है, दैट मीन्स यहाँ पर आपका रेशो यानी आपका बर्थ ज्यादा है, ठीक है। सो हर एक चीज को ये कवर करता है और आसानी से हमें पॉपुलेशन को समझने में, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को समझने में हमारी हेल्प करता है। दैट वाई इट इज बेनिफिशियल फॉर वी पीपल। सो बेटा आगे क्वेश्चन है, व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, व्हाट आर इट इज डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी। शिफ्टिंग कल्टीवेशन बेटा प्रैक्टिस होती है ज्यादातर थिक जहां पर बहुत घने फॉरेस्ट है, ठीक है। वहां पर लोग क्या करते हैं बेटा, फॉरेस्ट का एक बड़ा सा पैच उनको जलाकर, ठीक है, ट्रीज को जलाया जाता है, फिर उसकी ऐश में उस ऐश को मिट्टी के साथ मिलाकर उसमें मेज यार्न पोटैटोज कैसो वगैरह उगाए जाते हैं। और बेटा कुछ सालों के बाद जब ये सॉइल अपनी फर्टिलिटी खो देती है तो क्या होती है, लैंड बिल्कुल क्या हो जाती है बेटा, वो फिर कल्टीवेशन के लायक नहीं होती है, नए प्लॉट्स, ठीक है। दिस कल्टीवेशन इज आल्सो नोन एज, इसे बेटा स्लैश एंड बर्न भी कहा जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज आल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। जो मेन कहा जाता है, मेन एरियाज ऑफ दिस कल्टीवेशन आर अमेज़न बेसन। अमेज़न बेसन बेटा इसका मेन है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बेटा ये होता है, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है बेटा, इसकी सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है, ये क्या करता है, सॉइल फर्टिलिटी को बेटा खत्म करता है। उसके बाद ये बेटा क्या क्या करता है, सॉइल फर्टिलिटी को खत्म करता है। नंबर 1 अगर मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा एक स्लाइड तो बेटा मैं बताऊंगा, हाँ, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, जो है डिसएडवांटेजेस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। डिसएडवांटेजेस क्या है शिफ्टिंग कल्टीवेशन के। नंबर 1, हाँ, इट कॉज एफॉरेस्टेशन, इसीलिए फिर इस पर बैन लग गई। इट कॉज एफॉरेस्टेशन, इसकी वजह से बेटा एफॉरेस्टेशन होता है। नंबर 2, इट कॉज सॉइल इनफर्टिलिटी, सॉइल बिल्कुल बेटा अनफर्टाइल हो जाती है। नंबर 3, और इसकी वजह से क्या हो जाता है बताइए बेटा, इट कॉज लॉस ऑफ वेजिटेशन एंड सो ऑन। इसी तरीके से बेटा आप डिस्कस कर सकते हो आगे आगे। नाउ क्वेश्चन है
लिस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज बताइए। ठीक है, चलिए बेटा, पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेटा फंडामेंटल ड्यूटीज को डिस्कस करती है। पार्ट 4 याद रखिएगा, पार्ट 4। दे आर ऑल्सो, जरा बेटा देखिए क्या क्या है। तो अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग को रेस्पेक्ट करना, ठीक है, नेशनल एंथम को बेटा रेस्पेक्ट करना, प्रोटेक्ट करना सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को, डिफेंड करना कंट्री को, ठीक है, नेशनल सर्विस को, जब भी जरूरत हो वहां पर आप उसको किताब को आना है, प्रमोट, जिस तरीके से आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए इसी तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज आपको दी गई है, तो वो फंडामेंटल ड्यूटीज आपको फॉलो करनी है। स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, उसको बेटा आपको तरजीह देनी है। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना है, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ठीक है। स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, ये सारी चीजें बेटा किस में आती है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, ये बेटा आती है फंडामेंटल ड्यूटीज में। चलिए नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक आवर नेशनल मूवमेंट सपोर्टेड द आइडिया दैट ऑल एडल्ट्स हैव अ राइट टू वोट? Why do you think our national movement supported the idea that all, जो नेशनल मूवमेंट है उसने सपोर्ट किया किस चीज को, राइट टू वोट को। जरा बेटा देखिए हमने क्या लिखा है, द नेशनल मूवमेंट फॉट फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश। नेशनल मूवमेंट्स, नेशनलिस्ट मूवमेंट्स ने क्या किया, लड़ा ब्रिटिशर्स से, ठीक है, किस लिए, आजादी से। द पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि बेटा क्या मसला था, हाँ क्योंकि एक मसला था, वो उन डिसीजन से राजी नहीं थे जो ब्रिटिशर्स हम पर इम्पोज कर रहे थे, ठीक है, और उनका रोल उनके डिसीजन प्रोसेस से, उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से खुश नहीं थे। तो वही बात यहाँ पर कही गई, नेशनलिस्ट मूवमेंट सपोर्टेड यूनिवर्सल, और नेशनलिस्ट मूवमेंट ने कहा कि हर एक को गवर्नमेंट बनाने में, हर एक को गवर्नमेंट में अपना रोल अदा करने में मेन हिस्सा होना चाहिए। एवरी रेस्पॉन्सिबल एंड एडल्ट कुड पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट एंड इट इज डिसीजन मेकिंग, दो दिस इज एवरी रेस्पॉन्सिबल एंड एडल्ट कुड, एवरी रेस्पॉन्सिबल, हर एक रेस्पॉन्सिबल एडल्ट कुड पार्टिसिपेट, वो पार्टिसिपेट कर सके इन गवर्नमेंट एंड इट इज डिसीजन मेकिंग, इसकी गवर्नमेंट और डिसीजन मेकिंग में, यानी गवर्नमेंट बनाने में हर एक इंसान अपना हिस्सा देना चाहिए। दैट वाई बेटा कि हम कहते हैं कि इन्होंने राइट टू वोट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में क्या किया, मेन रोल अदा किया और आइडिया दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, सेक्शन डी से बेटा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, व्हाई वर पीपल डिससैटिस्फाइड विद ब्रिटिश रूल? डिससैटिस्फाइड क्यों थे? कल भी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया है बेटा, एक सबसे बड़ा मसला था ये 1870 से 1880 के बीच में हुआ था। आर्म्स एक्ट आया जहां पर इंडियन से आर्म्स लिए गए, प्रेस आया, प्रेस एक्ट लाया गया कि खबर पहले सेंसर बोर्ड लगाया गया, वर्निकुलर प्रेस एक्ट आया, ठीक है, जिसके मुताबिक जो भी प्रेस में जो भी न्यूज आएगी, ठीक है, यानी गवर्नमेंट के खिलाफ आप कोई बात नहीं लिखोगे, जो भी प्रेस ऐसा करेगा उसे बंद किया जाएगा। इशू ऑफ एल्बर्ट बिल, एल्बर्ट बिल भी एक बड़ा मसला था, ठीक है, जो क्या करता था, ब्रिटिश और यूरोपियन पर्सन ऑफ इंडियन एंड सॉर्ट इक्वालिटी, ठीक है, जहां पर जजेस क्या करेंगे, खाली ब्रिटिश जो इंडियन जज है वो ब्रिटिशर्स का केस नहीं सुनेंगे। सो देयर वाज केसेस ऑफ इनइक्वालिटी दैट कॉज अ बिग डिससैटिस्फैक्शन अमंग द इंडियन पीपल अबाउट द ब्रिटिशर्स। नाउ मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन, तो बेटा इसका और आ सकता है इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बहुत सारे इकोनॉमिक इंपैक्ट्स थे, ठीक है। सबसे पहले तो बेटा डिफेंस एक्सपेंड, जब वर्ल्ड वॉर होना स्टार्ट हुआ तो डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया गवर्नमेंट का, तो उन्होंने ड्यूटीज और टैक्सेस बढ़ा दिए, इंक्रीज मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, डिमांड ऑफ वॉर सप्लाईज लेड टू द शार्प राइज इन प्राइस, ठीक है, क्योंकि बेटा उसकी वजह से क्या हुआ, फिर आमदनी कम हो गई और खर्चा ज्यादा, महंगाई हो गई, और सबसे ज्यादा इसका शिकार कौन बना, इंडिया का पीजेंट, ठीक है, क्योंकि इसकी मार उसी को ज्यादा झेलनी पड़ी। इसके बाद बेटा वॉर क्रिएटेड डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स लाइक, हाँ इंडिया से बेटा क्या हुआ, वॉर की वजह से इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ गया, इंपोर्ट बढ़ गया, ठीक है, इंडियन इंडस्ट्रीज एक्सपेंडेड, और इंडियन इंडस्ट्रीज को एक बूस्ट मिला ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। 10 बिजनेस ग्रुप रीप्ड फैबुलस प्रॉफिट, और बेटा कुछ बिजनेस इंडस्ट्रीज को प्रॉफिट या फैबुलस प्रॉफिट मिला, उनको एक मौका मिला, इंडस्ट्रीज को मौका मिला, मगर जो पीजेंट था वो इसका शिकार हो गया, ठीक है। नाउ मूविंग टू द अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई डज वाटर फ्लो इन अ ट्रिकल? हमने बेटा ये कल भी डिस्कस किया था कि समर्स में क्या वजह है कि बहुत सारी जगहों पर इंडिया में प्रॉब्लम्स आती है, तो हमने उस वक्त कहा था एक मसला ये भी है बेटा कि डिमांड, सबसे पहले डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है, डिमांड ऑफ वाटर राइज ड्यूरिंग समर, हाँ, और बेटा फिर दूसरा मसला क्या है, हाँ, पीपल नीड मोर, ज्यादा पानी चाहिए पीने के लिए या बेटा हाउस होल्ड्स के लिए। तीसरा मसला क्या है बेटा कि आप चाहे एज अ फार्मर बेटा, हाँ, आपको ज्यादा पानी चाहिए इरिगेशन के लिए और कैटल के लिए। लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर बेटा डिक्रीज हो जाती है बहुत सारी जगहों पर ड्यू टू इवेपोरेशन लॉस, और इवेपोरेशन भी एक बड़ा रीजन है समर में कि पानी की कमी फिर हमें देखने को पड़ती है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है, एक्सप्लेन एट लीस्ट थ्री डिफरेंट रीजन व्हाई ग्रुप्स में भी
मार्जिनलाइजेशन से एक क्वेश्चन है, ग्रुप्स क्यों मार्जिनलाइज होते हैं। तो बेटा मैंने कहा था सबसे पहले लिंग्विस्टिक, अगर हम देखेंगे हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किया, फिर भी एक बार बेटा जल्दी जल्दी हम डिस्कस करते हैं। डिफरेंट स्पोकन लैंग्वेजेस बेटा, अलग अलग जुबानों की बुनियाद पर, डिफरेंट कस्टम्स एंड रिलीजन, मुख्तलिफ मजहबों की बुनियाद पर, और लो सोशल स्टेटस। सबसे पहले इन्हें बैकवर्ड कहा जाता है, इन्हें पिछड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? बैकवर्ड्स कहा जाता है, बैक वर्ड्स, या इन्हें पिछड़े कहे जाते हैं। इन्हें बिल्कुल कहा जाता है दे आर स्टीरियोटाइप, ठीक है, स्टीरियोटाइप, पिछड़े हुए लोग, और इसीलिए बेटा इनके साथ बिल्कुल क्या होता है, इनको मार्जिनलाइज किया जाता है, इनको बिल्कुल उस कगार पर लाया जाता है कि दे आर नॉट वैल्यूड। चलिए, नाउ इसी का और है बेटा, व्हाई डू यू थिंक देयर आर सो फ्यू केस ऑफ प्राइवेट वाटर सप्लाई इन द वर्ल्ड। प्राइवेट केसेस, केस ऑफ बोल्विया है बेटा, ठीक है। देयर आर वेरी फ्यू केस ऑफ प्राइवेट वाटर सप्लाई इन द वर्ल्ड बिकॉज वाटर इज एसेंशियल, है ना बेटा, एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। मगर क्या हुआ था, बोल्विया में ऐसा केस हुआ था, प्राइवेट कंपनीज को दिया गया था, मगर वहां पर वो कामयाब नहीं रहा, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों का मेन मकसद क्या है, टू अर्न द प्रॉफिट। प्राइवेट सेक्टर कंपनीज का मकसद क्या है बेटा? प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हमेशा क्या करती है, ये बेटा हमेशा प्रॉफिट बनाने के लिए काम करती है, टू मेक प्रॉफिट। तो बेटा टू मेक प्रॉफिट इनका मेन मकसद होता है, ठीक। जब ये बेटा प्रॉफिट बनाती है तो मसला क्या होगा, जरा मुझे बताइए बेटा। हाँ, ये प्रॉफिट बनाने के लिए काम करती है, वैसा ही हुआ। और बोल्विया में फिर लोग सड़कों पे आ गए और डिमांड किया कि गवर्नमेंट ही हैंडल करेगी इसको, क्योंकि लोग एफर्ट नहीं कर पाए, क्योंकि हर कोई इंसान हैवी एक्सपेंसिव चीजें एफर्ट नहीं कर सकता। दैट वाई बेटा कि फ्यू केसेस आए थे जो कामयाब नहीं रहे। ठीक हो गया क्लियर ये क्वेश्चन भी। नाउ नेक्स्ट 24 क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। मैंने आपको कल भी बेटा कहा था देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैक्टर, जियोग्राफिकल, नॉन जियोग्राफिकल, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा हम पहले लेंगे, हम यहाँ पर अब डिस्कस ऐसा नहीं करेंगे, हम कहेंगे सीधे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री आर एज, बेटा उसे हम कहते हैं रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ पावर सप्लाई, अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर। क्योंकि बेटा ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपके यहाँ अवेलेबल नहीं होंगी तो आपकी इंडस्ट्री अच्छे से स्टैब्लिश नहीं होगी, ठीक है। रॉ मटेरियल नहीं होगा तो बेटा इंडस्ट्री का कास्ट जो है वो इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट कास्ट है वो बढ़ जाएगा। रॉ मटेरियल के बाद पावर सप्लाई नहीं होगी तो बेटा विदाउट प्रॉपर पावर सप्लाई आपका सही से आप बेटा वो पानी लाना, पानी ले जाना, डाइज ग्रोथ नहीं हो सकती इंडस्ट्री। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो बेटा एक फैक्ट्रीज तक माल नहीं पहुंचेगा, फिनिश्ड गुड्स मार्केट तक टाइम पर नहीं पहुंचेगी तो प्रॉब्लम होगी। मार्केट एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, अगर आपका मार्केट दूर है तो आपका प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, जिस वजह से आपकी इंडस्ट्री रन नहीं कर पाएगी। और लेबर तो है ही है बेटा, यानी बैकबोन ऑफ एनी इंडस्ट्री इज द स्किल्ड लेबर। चलिए, नाउ मूविंग टू द लास्ट वन, दैट इज द मैप आउटलाइन बेटा, आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। लोकेट एनी 5 आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, लोकेट एनी 5 आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो बेटा सबसे पहले जब हम बात करते हैं, हम कहाँ कहाँ पर बेटा देखेंगे, तो सबसे पहले जो हमारा गोंडवाना एरिया है, इस वाले एरिया को बेटा गोंडवाना कहते हैं, ठीक है। इस गोंडवाना में ही बेटा 5 स्टील इंडस्ट्रीज है, क्योंकि ये है मिनरल्स का खजाना यहाँ पर, ठीक। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पर हल्के हल्के डॉट या एक ट्राइंगल डालेंगे। तो सबसे पहले बेटा बोकारो चलेंगे, ठीक है, यहाँ पर बेटा एक स्टील इंडस्ट्री है। दुर्गापुर बेटा एक स्टील इंडस्ट्री है वेस्ट बंगाल के एरिया में। फिर उसके बाद बेटा छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, इन एरियाज में बेटा उड़ीसा और ये बेटा जमशेदपुर का एरिया, ठीक। फिर बेटा यहाँ पर भिलाई और फिर विशाखापट्टनम, ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद बेटा सलीम और फिर बेटा इसके बाद वृद्धावती, ठीक, वृद्धावती। तो ये बेटा हो गए मेजर 5 स्टील इंडस्ट्रीज। आपको पहले कम से कम सिटीज याद होने चाहिए। आप बेटा इस एरिया को यानी कहते हैं ना कि शॉर्ट में याद रखिएगा। इस वाले एरिया में हिंदुस्तान की 75% जो स्टील इंडस्ट्रीज है वो बेटा इसी वाले एरिया में है। किसमें? वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ठीक है, इसी एरिया में 75% स्टील इंडस्ट्रीज है। तो आप इसी एरिया को दिमाग में रखकर बेटा, ठीक है, मार्क करोगे। अगर आप ऐसे भी मार्क करोगे, एरियाज का नाम नहीं लिखोगे, ठीक है, तो फिर भी आपको मार्क्स बराबर मिलेंगे। हो गया क्लियर। नाउ मूविंग टू द अनदर इंपॉर्टेंट set 4, we have completed set 3, now moving to the set 4। set 4 में बेटा हम सबसे पहले MCQs डिस्कस करेंगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है
द सिपॉय एंग्री विद द ब्रिटिश बिकॉज, क्यों बेटा एंग्री हो गए थे? सबसे पहले बेटा हमने पहले ही कहा था ड्यू टू द कार्ट्रिजेस, ठीक है, किसकी वजह से बेटा? कार्ट्रिजेस। ये तो क्लियर है, बी इसका सही आंसर जाएगा, ठीक है, क्योंकि कार्ट्रिज एपिसोड हुआ था ना, जहां पर ग्रीजर कार्ट्रिज में कहा गया था कि इसमें फैट किसका है? काउ और पिग फैट है। दूसरा क्वेश्चन है विडो रिमैरेज एक्ट कब पास हुआ था? 1856 में, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है इससे पहले भी। अच्छा, ईवी रामास्वामी वाज नोन बाय द, इसे बेटा परियार के नाम से जाना जाता था, ठीक हो गया, क्लियर। सब्जेक्ट दैट वर रिप्लेस्ड ऑन द यूनियन लिस्ट वर, कौन कौन है बेटा? तो सीधी सीधी सी बात है बेटा, टैक्स है, डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, ठीक है, ये बेटा जम्मू कश्मीर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वही यहाँ पर पूछा गया है। चलिए, नाउ मूविंग टू द इंपॉर्टेंट अनदर क्वेश्चन, फोर्ट गोलिस्टर इज लोकेटेड इन, कहां पर है ये फोर्ट गोलिस्टर? ठीक है, वेस्ट बंगाल, कैलिफोर्निया, गुजरात? नहीं बेटा, वेस्ट बंगाल में नहीं है, कैलिफोर्निया इज द करेक्ट आंसर, गुजरात नहीं है, ठीक है। चलिए बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, रामबाग सिल्क फैक्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1897 में बेटा महाराजा रणबीर सिंह ने ये एस्टैब्लिश की थी, ठीक है। चलिए, नाउ क्वेश्चन है डैश शॉल्स आर कंसिडर्ड टू बी द कॉस्टलिस्ट अमंग ऑल द शॉल्स, यानी बेटा वो कौन सा? वो शहतूश का शॉल सबसे महंगा शॉल माना जाता है, इसे रिंग शॉल भी कहा जाता है। एक रिंग में से ये गुजरता है, बहुत हल्का होता है और बहुत ही रेयर स्पेशीज से इसका वूल मिलता है, उसे बेटा शहतूश कहते हैं। एक इसकी बहुत सारी किस्में होती है, शहतूश होता है, पश्मीना होता है, ठीक है। शहतूश सबसे महंगा है और ये अब बहुत ही नामुमकिन है आज के जमाने में, बहुत रेयर है नाउ दिस शहतूश, ठीक। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द कोर्ट हु रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, बेटा कौन होगा? वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, ऑलरेडी हमने कल का जो हमारा सेशन था वहां पर बेटा हमने डिस्कस किया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट डज द जगन्नाथ कल्ट बिलोंग टू, ठीक है बेटा, उड़ीसा से ये बिलोंग करता है, तो बेटा सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जाएगा। डैश आर द एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, इनमें क्या है जो एसेंशियल है? सबसे इंपॉर्टेंट बेटा सिविलाइजेशन के लिए होता है, घर नहीं होता है, ठीक है, क्लाइमेट भी नहीं होता है, सोसाइटीज भी नहीं होती है, फॉरेस्ट हमारा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो हमारा डी पार्ट यहाँ पर सही आंसर बनेगा। नाउ मूविंग टू द अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज सेक्शन नंबर बी। सेक्शन बी बेटा वेरी शॉर्ट आंसर। What was the important change that Jammu and Kashmir witnessed after the independence? जम्मू कश्मीर में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्या था बेटा? पॉलिटिकल कंट्रोल, ट्रांसफर ऑफ पावर बेटा, याद रखिएगा। हाँ, स्टेट मोनार्की से किसकी तरफ गई बेटा? इलेक्टेड गवर्नमेंट की तरफ, जो शेख अब्दुल्ला हेड कर रहे थे, वही बेटा यहाँ पर बताया गया। राइट, शॉर्ट नोट ऑन थंका आर्ट। थंका आर्ट बेटा क्या है? एक आर्ट है बेटा बुद्धिस्ट पेंटिंग ऑन कॉटन, और कॉटन और सिल्क पर बेटा पेंटिंग्स होती है, बुद्धिस्ट डाइटीज बेटा। थंका पेंटिंग जो है ना, ये वॉल्स पर रखी जाती थी, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज में ये मिलती है। ये बेटा थंका पेंटिंग पेंटर्स वो बेटा क्या करते हैं? प्रिसाइज करते हैं नॉलेज को, मेजर्स प्रोपोर्शन ऑफ ईच डाइटी हैज एस्टैब्लिश्ड बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी। व्हाट इज फूड सिक्योरिटी? फूड सिक्योरिटी क्या होता है? फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? फूड सिक्योरिटी एग्जिस्ट व्हेन पीपल ऑल टाइम्स हैव एक्सेस, जब आपका फूड तक सब लोगों को क्या हो? फूड पर एक्सेस हो, ठीक है, सही खाने पर, यानी खाने का हक जिसे हम कहते हैं बेटा, ठीक है। हर एक को बेटा खाना मिले, हर एक को पेट भरपूर खाना मिले, ठीक है, उसी को बेटा यहाँ पर सफिशिएंट और सेफ न्यूट्रिशियस फूड मिले, डाइटरी फूड मिले, उसी को बेटा कहा जाता है फूड सिक्योरिटी, ठीक है। हेल्थी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बेटा इसको डिफाइन करती है, NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, याद रखिएगा, इसके लिए बनाया गया, ठीक है। और इसी के लिए बेटा बनाया गया PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये याद रखिएगा ये टर्म्स। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, N मीन्स नेशनल, में भी पूछा जाए, N मीन्स नेशनल, F मीन्स फूड। हाँ, आपकी जो आजकल के राशन कार्ड है उन पर बेटा वही होता है, नफ्सा। हाँ, N फॉर नेशन, N फॉर नेशन, F फॉर फूड, S फॉर सिक्योरिटी, A फॉर एक्ट, ठीक हो गया। PDS का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। चलिए, नाउ क्वेश्चन बेटा आया है कश्मीर नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट डिस्कस। तो बेटा हमने पहले भी एक क्वेश्चन को डिस्कस किया है, जम्मू कश्मीर में हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम इज इंपॉर्टेंट, इज अ बैकबोन ऑफ इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नंबर ऑफ पीपल आर directly or indirectly earning it is their livelihood from this sector, ठीक है। and it is the traditional industries of among the traditional industries of Jammu and Kashmir. Wood carving, shawl, paper mache, हाँ, embroidery, these are the part of this and they are world famous, हाँ, worldwide इनकी डिमांड है। हैंडीक्राफ्ट
इंडस्ट्री इन जम्मू कश्मीर, ये बेटा एक्सपोर्ट करते हैं मिडल ईस्ट और यूरोप को, ठीक है, जहां से जम्मू कश्मीर इकोनॉमी को बहुत अच्छा खासा फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 कहती है व्हाई डू यू थिंक देयर आर सो फ्यू वुमेन इन द पार्लियामेंट डिस्कस। हमने ये क्वेश्चन कल ही डिस्कस किया, क्यों सब इसके पीछे मैंने 3 रीजंस भी लिखे थे, अगर आपने बेटा हमारा वो सेशन चेक किया होगा पॉलिटिकल साइंस का। आवर पैट्रियार्कल सोसाइटी सिटिल, एक तो नंबर 1 इंडिया इज अ पैट्रियार्कल सोसाइटी है बेटा, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, वुमन को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, ठीक है। वुमन सिटिल एक तो नंबर 1 लिटरेसी, लैक ऑफ लिटरेसी, ठीक है, इलिटरेसी इंडिया में ज्यादा है। नंबर 2 बेटा वुमन इज नॉट गिविंग मच इंपॉर्टेंस। नंबर 3 बेटा एक पॉलिटिकल विल भी नहीं है। दैट आर द कॉज बेटा कि इंडिया के पार्लियामेंट में लैक ऑफ वुमन पार्टिसिपेशन क्यों है, ठीक। नाउ मूविंग टू द अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेक्शन सी से बेटा क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है, ये शॉर्ट आंसर ही होता है। व्हाट वर द डिफरेंट रीजंस पीपल हैड नॉट सेंडिंग गर्ल्स टू स्कूल, क्यों नहीं भेजते थे, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे। चलिए बेटा नंबर 1 बेटा स्कूल दूर थे घरों से, तो डर रहता था पेरेंट्स को, ठीक है, और दूसरा था घर का काम कौन करेगा। तीसरा बेटा ट्रैवल करना पड़ता था एक जगह से दूसरी जगह बहुत दूर, तो फील एक क्या थी, इनसिक्योरिटी फील होती थी। हाँ, तीसरा बेटा सेवरल प्रॉब्लम्स बेटा, ओपिनियन अबाउट द गर्ल्स, लोगों के ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन भी एक बड़ा मसला था, ठीक है। इसके बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था स्कूलों में ऐसा, वहां पर जो सैनिटेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जो टॉयलेट रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो भी एक बड़ा काज था वुमेन्स के लिए। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी एक बड़ा रीजन बनता था कि फिर गर्ल्स शर्म के मारे स्कूल नहीं जा पाती थी, ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। ये एक बड़ा रीजन है स्कूल क्यों नहीं भेजी जाती थी। और among the Muslims, among the tribals, among the number of castes, casteism was also an important factor behind that there is a less illiteracy among the women folk in the India. आगे चलेंगे बेटा, how did the last Mughal emperor suffer in the last years of his life? ये ऑलरेडी बेटा हमने डिस्कस किया, बहादुर शाह जफर बहुत ही हारिश कंडीशन में बेटा अपनी लास्ट ईयर जिंदगी के गुजारते हैं, जब रिवॉल्ट फेल हुआ, ठीक है, सप्रेस हुआ। बहादुर शाह जफर क्या करते हैं बेटा, tried in court and sentenced to life imprisonment. He and his wife were sent, उनको प्रिजन कहाँ, रंगून भेजा गया, अक्टूबर 1850। He died there after 4 years, 4 साल के बाद वहां पर भेजने के बाद उनकी मौत हो गई 1862 में, ठीक है। चलिए, क्योंकि मेन मुलजिम इन्हीं को बनाया गया था ब्रिटिशर्स के जरिए कि यही मेन मुलजिम है किसके पीछे, जो रेबेलियन था 1857 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स, गिव रीजन। क्यों बेटा डिफरेंट क्रॉप्स डिफरेंट रीजन्स में उगाए जाते हैं, तो बेटा डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट बिकॉज डिफरेंट क्रॉप्स, क्योंकि बेटा मुख्तलिफ किस्म का क्लाइमेट, मुख्तलिफ किस्म की सॉइल जरूरत होती है, ठीक है, ग्रोथ के लिए। रिक्वायरमेंट कैन नॉट बी मेट, एक जगह पे रिक्वायरमेंट नहीं मिल सकती, ठीक है। कॉटन इज ग्रोन, कॉटन बेटा ब्लैक सॉइल पे, ठीक है, या बेटा राइस और व्हीट एलुवियल सॉइल पे, तो हर जगह कॉटन ब्लैक सॉइल नहीं मिलती है, हर जगह ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए नहीं मिलती है, हर जगह बेटा एलुवियल सॉइल राइस और व्हीट के लिए नहीं मिलती है। दैट वाई डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन डिफरेंट सॉइल्स एंड इन डिफरेंट रीजन्स, ठीक है। तो सॉइल जब अलग अलग होगी तो वहां पर उसी हिसाब से क्रॉप्स होंगे, क्लाइमेट के हिसाब से, ठीक है। आप महाराष्ट्र में कहोगे हम सेब उगाएंगे, पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहां का क्लाइमेट इसको फेवर नहीं करता है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द क्वेश्चन टॉक्स अबाउट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, एक्सपेंड इन मुंबई, रीजन वार्म। सबसे पहले अभी हमने कहा बेटा क्लाइमेटिक कंडीशन, मुंबई की क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या थी, इसके इगल बिगल रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल था, वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट था, सबसे पहले मेट्रोपॉलिटन सिटी थी, ठीक है, और स्किल्ड लेबर अवेलेबल थे। मुंबई पोर्ट एनेबल कर पाता था इंपोर्ट टेक्सटाइल को, और मुंबई मेजर लिंक था ना सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है, यानी एक्सपोर्ट करने के लिए भी यहाँ से आपको एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल था। नाउ मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन, दैट इज why are most of the private hospital and private school located in major cities and not in towns or rural areas? गांव में बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े जो इदारे हैं वो टाउन्स में या बड़े बड़े ये वो टाउन्स में है या मेजर सिटीज में है, ना कि टाउन्स में ना तो रूरल एरियाज में। वजह, जब भी हम बेटा प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट स्कूल्स की बात करेंगे ना, ये कॉस्टली सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बड़े महंगे होते हैं, और हर कोई फर्द रूरल एरिया और टाउन्स में लोग इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। दैट वाई बेटा इसीलिए ये प्रेफर करते हैं कि हम उन जगहों पर, ठीक है, उन जगहों पर अपने इस्टेब्लिशमेंट इस्टेब्लिश करें जहाँ पर हमें अच्छे खास
खासी कमाई हो, ठीक है। हैव टाइम टू वेट फॉर देयर टर्न व्हेन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, लोगों को इसलिए बेटा गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना प्रेफर करते हैं क्योंकि उनके पास हर कोई पेएबल नहीं होता, हर कोई एबल नहीं होता है, ही कैन पे अ गुड अमाउंट, गुड कॉस्ट, ठीक है। तो एक बड़ा रीजन ये भी है। और क्योंकि शहरों में ये चीजें होती है, वहां पर ज्यादातर बड़े लोग होते हैं, वहां पर ज्यादातर कमाऊ लोग होते हैं, ठीक है। वहां पर आपको वैसे लोग मिलेंगे, पॉश लोग मिलेंगे, ठीक है। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस विच इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर पीपल स्टेइंग इन द सिटी। चलिए, नाउ अनदर क्वेश्चन है, हाउ इज द लोकसभा कॉन्स्टिट्यूटेड, हाउ इज द लोकसभा कॉन्स्टिट्यूटेड, लोकसभा कैसे कॉन्स्टिट्यूट होती है। इलेक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा, लोकसभा में जनरल इलेक्शंस के जरिए चुने जाते हैं। 18 साल से आगे, 18 साल से आगे, 18 साल से जो भी है उसको राइट टू वोट है, यूनिवर्सल एडाप्टिव फ्रेंचाइजी के जरिए। हर एक टेरिटरी में इन्हें 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बेटा डिफरेंट फेजेस में क्या होते हैं, फेज वाइज, याद रखिएगा बेटा, फेज वाइज इलेक्शन होते हैं। तो इस साल इलेक्शन होने जा रहे हैं 2024 के लिए बेटा, इलेक्शन होने जा रहे हैं लोकसभा यानी जनरल इलेक्शन, इसके लिए बेटा जनरल इलेक्शंस होते हैं, याद रखिएगा क्या होते हैं, जनरल इलेक्शन। और उस जनरल इलेक्शन से फिर बेटा लोग जाते हैं कहां पर, पार्लियामेंट में। जो यहां से इलेक्शन के जरिए चुने जाते हैं वो जाते हैं पार्लियामेंट में, और वही कैंडिडेट, याद रखिएगा, जिन्हें हम वोट डालते हैं, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वो क्या बनता है, वो बेटा जीतता है, वो एमपी बनता है, नहीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बेटा अलग अलग पार्टीज के कैंडिडेट होते हैं, जो पार्टी सबसे ज्यादा मेंबर है जिसके पास हो, यानी जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा कैंडिडेट हो, याद रखिएगा, जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा कैंडिडेट होते हैं वो पार्टी क्लेम करती है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। और वही उसी के फिर क्या बनती है, वही बनाती है रूलिंग, वो रूलिंग पार्टी ही बेटा वो बनती है रूलिंग पार्टी, और वो रूलिंग पार्टी याद रखिएगा क्या बनाती है, वही गवर्नमेंट बनाती है एट नेशनल लेवल। यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, अगर एक पार्टी कभी कभार गवर्नमेंट बनाने में नाकाम रही, यानी बराबर नंबर्स नहीं आए, 272 नंबर्स नहीं आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 272 नंबर्स को बराबर नहीं आया आउट ऑफ 543, तब दो पार्टियां मिलकर, दो या दो से ज्यादा पार्टियां मिलकर भी गवर्नमेंट बनाती है, जिसे हम कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। कोलिशन मीन्स व्हेन मोर देन वन पार्टी, ठीक है, व्हेन मोर देन वन पार्टी मेक्स द गवर्नमेंट, ठीक है, कम टुगेदर एंड फॉर्म द गवर्नमेंट एट सेंटर, दैट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इज कॉल्ड द कोलिशन गवर्नमेंट। नाउ नेक्स्ट बेटा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन डी से, क्वेश्चन पूछा गया है मॉडरेटर्स कौन थे, हाउ डिड प्रोसेस टू स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया मॉडरेटर्स बेटा क्या थे, मॉडरेटर्स जो अर्ली कांग्रेस फेज था उनको हम मॉडरेटर्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट लीडर उनमें बेटा सुंदरनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले, ये क्या थे बेटा, ये इनका मानना क्या था कि नरमी से हम पहले एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे लोग जाए, उनको मौका मिले, हमारी आवाज कोई सुने, ठीक है, तब जाकर हम आगे जाकर क्लेम कर सकते हैं एनीथिंग, ठीक है। पहले लोगों को आसानी तो होना, ठीक है। व्हाई दे प्रपोज टू स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश, ठीक। फिर बेटा क्योंकि अर्ली कांग्रेस के जो लोग थे उन्हें मॉडरेट्स कहते हैं। मॉडरेट्स हैड फुल फेथ इन गुड इंटेंशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, मॉडरेट्स वर्कड फॉर ग्रेजुअल, इन्होंने बेटा रिफॉर्म्स के लिए बात की, ठीक है। मॉडरेट्स डिड नॉट वांट यूज, ये बेटा फोर्स, ये नहीं चाहते थे कि हम ब्रिटिश को यहाँ से निकालने के लिए फोर्स का इस्तेमाल करें। मॉडरेट हैड प्रेज फॉर द वेस्टर्न, ये वेस्टर्न कल्चर को प्रेज करते थे। मॉडरेट एम एट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस में चाहते थे कि इंडियनाइज, जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इंडियनाइज बने, ठीक। दे पब्लिश न्यूज़पेपर, रोट आर्टिकल, इन्होंने बेटा न्यूज़पेपर्स निकाले, आर्टिकल्स लिखे, ठीक है। लोगों को पहले जागृत किया ना, याद रखिएगा, जागृत किया, लोगों को पहले समझाने की कोशिश की, हाउ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज मेकिंग अस द देयर स्लेव्स, ठीक। चलिए नाउ में नेक्स्ट है बेटा लॉन्ग आंसर में इसी का और है, हाउ डिड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट, वाई वॉज इट विदड्रॉन बाय गांधी जी। मैंने कल कहा था बेटा क्या रीजन था, ठीक है। कांग्रेस अप्रूव्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एट नागपुर सेशन, नागपुर सेशन जो हुआ ना वहां पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या किया गया, वहां पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अप्रूव किया गया, लेड बाय द एम के गांधी, महात्मा गांधी के जरिए। मूवमेंट स्टार्ट हुई बिल्कुल जब जलियांवाला ट्रेजेडी हुई उसके बाद, ठीक है। और बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यहाँ पर कहा गया इनजस्टिस डन टू, जो तुर्की में हुआ था, यानी तुर्की में क्या हुआ था बेटा, खलीफा के खिलाफ जो लगने वाली रिस्ट्रिक्शंस थी उसके पीछे उस वही सारा एक बहुत बड़ा, वही दो बड़े केस, जलियांवाला बाग, तुर्की वाला केस, यही एक रीजन बने किसके पीछे, नॉन कोऑपरेशन के पीछे। मेनी इंडियन सरेंडर द टाइटल्स, इससे क्या हुआ, नॉन कोऑपरेशन का मकसद ही था कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। गांधी जी ने को कहा था कि हाँ ये ब्रिटिश गवर्नमेंट कैसे इस्टेब्लिश्ड है, यहाँ पर हम जब हमने ये कोऑपरेट किया, जब हम अपना कोऑपरेशन इनसे विड्रॉ करेंगे, हम इनको अपना सपोर्ट नहीं देंगे, कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली दे विल लीव द कंट्री।
कंट्री, वो मजबूर हो जाएंगे निकलने के लिए, ठीक है। तो जितने भी लोग थे उन्होंने अपने टाइटल्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के वापस सरेंडर कर दिए, ठीक है। बाइकॉट लेजिस्लेचर को किया, गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, लॉ कोर्ट सबको बाइकॉट किया, ठीक है। देयर वाज बाइकॉट फॉरेन गुड्स को बाइकॉट किया, बॉनीफायर उन्होंने आग लगा दी फॉरेन चीजों को, ठीक है। यानी बेटा जिसे हम कहते हैं स्वदेशी को ज्यादातर इंपॉर्टेंस दी गई। शॉप सेलिंग फॉरेन गुड्स लिकर उनको बेटा पिकट किया गया, उनके सामने बैठ गए जो फॉरेन गुड्स को क्या करते थे, फॉरेन गुड्स को जो बेचते थे उनके सामने लोग धरने पर बैठ गए, ठीक है। दे वियर हड़ताल्स हुए पूरे कंट्री में हुई। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को फिर जो चौराई चौरा वाका हुआ उसके बाद जहां पर सिविलियंस 3 सिविलियन और 22 पुलिस वाले जल जाते हैं, ठीक है, मारे जाते हैं। 25 लोगों की वहां पर मौत होती है। फेब 1922 को यह वाका हुआ था, ठीक है। हो गया क्लियर बेटा। गांधी जी फिर कहते हैं कि ये मैं वायलेंस के लिए मैंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट नहीं की थी, शायद लोगों ने इसे समझा नहीं है, ठीक हो गया ये क्वेश्चन क्लियर। चलो नाउ क्वेश्चन, व्हाट डज द आर्टिकल 21 स्टेट्स। आर्टिकल 21 क्या कहता है, एक मार्क्स का आ सकता है। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज राइट टू लाइफ। ये बेटा राइट टू लाइफ को गारंटी करता है, एक इंसान की लाइफ और लिबर्टी के बारे में बेटा डिस्कस करता है। जस्ट एंड लीगल प्रोसीजर। हो गया क्लियर यहां से बेटा। नाउ मूविंग टू द अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, हर जगह एक जैसी आबादी क्यों नहीं है, इसके पीछे रीजंस क्या है, ठीक है। देयर आर नंबर ऑफ रीजंस, देयर आर सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल रीजंस बिहाइंड, जियोग्राफिकल रीजंस है किसके पीछे बेटा, अनइवन पॉपुलेशन के पीछे, ठीक है। सबसे पहले टोपोग्राफी मैंने कहा था बेटा, लैंड स्ट्रक्चर, ठीक है। जहां पर प्लेन्स होंगे वहां पर आप आबादी को ज्यादा पाओगे, माउंटेन्स पर नहीं, क्योंकि माउंटेन्स पर जिंदगी हाश है। प्लेन्स में आपके पास प्लेन्स में आपके पास क्या है, प्लेन्स में आपके पास सॉइल है, प्लेन्स में आपके पास मार्केट है, प्लेन्स में आपके पास रहने की जगह है, पानी है, ठीक है। इसलिए बेटा ज्यादातर आपको प्लेन्स में ही, जो गंगा प्लेन्स है आप देखोगे वहां पर आपको ज्यादातर आबादी मिलेगी, ठीक है। फिर क्लाइमेट एक रीजन है, या आप ये भी समझ सकते हो कि डेजर्ट्स में कम आबादी है क्योंकि वहां पर फैसिलिटीज बहुत कम है। अच्छा, दूसरा है क्लाइमेट भी एक बड़ा रीजन है बेटा, एक्सट्रीम रीजन्स में, ठीक है, जैसे सहारा डेजर्ट्स में वहां पे लोग रहते हैं, रशिया, कनाडा, क्योंकि वहां पे क्लाइमेट एक बड़ा रीजन है। अगर सर्द एरिया में कम लोग रहते हैं क्योंकि वहां पे जिंदगी बहुत मुश्किल है। फिर इसी तरीके से बेटा सॉइल इंपॉर्टेंट रीजन है, जहां पर आपको अच्छी सॉइल मिलेगी वहां पर लोग क्या करेंगे, कल्टिवेशन करेंगे, अपनी जिंदगी को चलाएंगे। That why people prefer the good soil to live। फिर बेटा इसके बाद वाटर एक इंपॉर्टेंट रीजन है बेटा, जहां जहां पर पानी की कमी है, डेजर्ट एक एग्जांपल है, जहां जहां पर पानी की कमी है तो वहां पर लोग उतनी आबादी घनी नहीं है। तो दुनिया में जहां जहां पर रिवर्स है, सिंध सिविलाइजेशन तो आपने सुना होगा, क्यों सिंध के 2 बैंक्स पर, रिवर सिंध के 2 बैंक्स पर क्यों सिविलाइजेशन, इतनी बड़ी सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी, इतनी बड़ी इंडस सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी। रीजन था वाटर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट था, वाटर के जरिए आप ट्रांसपोर्टेशन करते हो, वाटर के जरिए आप एग्रीकल्चर प्रोसेस करते हो, अपनी डिमांड्स, अपनी नीड्स को पूरा फुलफिल करते हो, दैट वाई, ठीक है। मिनरल भी बेटा आज के जमाने में मिनरल मार्केट, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो अनइवन पॉपुलेशन के पीछे या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के पीछे क्या है, एक बहुत बड़ा रीजन है। नाउ क्वेश्चन ये बेटा देखिए, इसके बगैर सोशल फैक्टर्स है, कल्चरल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स। हाँ, इंडस्ट्रियल एरिया में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है, इस वजह से अब वहां पर ज्यादा आबादी है, लोग को अट्रैक्ट करता है। कल्चरल फैक्टर, वाराणसी है, यरूशलेम है, वेटिकन सिटी है, वहां पर लोग कल्चर यानी रिलीजन की वजह से लोग जाते हैं, ठीक है। मथुरा इंडिया में बेटा एक एग्जांपल है। सोशल फैक्टर बेटा, सोशल फैक्टर क्या है आप देखिए बेटा, जहां पर लोगों को क्या मिलेंगे, डेंसली पॉपुलेटेड कहां पे मिलेंगे, जहां पे अच्छी एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज होगी, वहां पर आज के जमाने में आप देखोगे कि वहां पर आजकल ज्यादा आबादी पाई जाती है। नाउ मूविंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज, दैट इज लोकेट द फॉलोइंग प्लेस ऑन द ब्लैक मैप। आपको एक आउटलाइन दिया जाएगा, वहां आपको क्या दिखाना है बेटा, वहां पर आपको कुछ एरियाज दिखाने हैं, गंगा प्लेन्स ऑफ चैंगजियांग, यरूशलेम, वेटिकन सिटी, मुंबई, ठीक। तो बेटा जरा देखिए क्या कह रहा है, ये मुंबई कहां पर बेटा पड़ता है, इंडिया में पड़ता है, तो ये बहुत इजी है, ठीक है, बिल्कुल ये बेटा हमने मार्क किया। फिर इसके बाद बेटा गंगा प्लेन्स, यानी आप नॉर्दर्न प्लेन्स तो आपने सुना होगा, तो गंगा प्लेन्स बिल्कुल बेटा आप कश्मीर से नीचे उतरोगे, अगर आपको उत्तर प्रदेश याद है तो वहीं पर आप बेटा मार्क करोगे गंगा प्लेन्स। अच्छा, चेंगजियांग बेटा आप थोड़ा ईस्ट की तरफ चलोगे चाइना में, ठीक है, ये बेटा चाइना का नॉर्थ हुआ, ये चाइना का साउथ हुआ, ये चाइना का ईस्ट हुआ, ठीक है,
ये वेस्ट हुआ, बिल्कुल यहाँ पर मार्क करना है, ठीक है। तो बेटा थोड़ा ईस्ट की तरफ, तो बेटा वो हुआ चैंगजोंग। फिर बेटा यरूशलेम, ठीक है, रेड सी के बिल्कुल ऊपर आप चलोगे बेटा तो आपको क्या मिलेगा, आपको बेटा यरूशलेम मिलेगा, ठीक है, फलस्तीन का एरिया मिलेगा। फिर आप बेटा चलोगे बिल्कुल यहाँ से आगे यूरोप की तरफ, तो आपको मिलेगा क्या, वेटिकन सिटी। हो गया क्लियर। तो बेटा ये है वो 5 जगह है जो बेटा आपको मार्क करनी होगी। कुछ यूरोप में पढ़ते हैं, कुछ अरब में पढ़ते हैं, एक एशिया में पढ़ता है, यानी आपको डिफरेंट कॉन्टिनेंट से बेटा दिया गया है। इसके लिए ज़रूरी है, बार बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं सर ये मैप्स के बारे में। तो बेटा सबसे पहले आपको कॉन्टिनेंट्स का पता होना चाहिए, कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पर है। आपने इस चीज़ पर मेहनत की हो तो मैप आपसे बिल्कुल बिल्कुल बेटा आसानी के साथ हो जाएगा। दूसरा, आपने चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 के मैप्स और चैप्टर नंबर 6 के जो इंपॉर्टेंट जगहों के नाम है वो आपने याद रखे होंगे, ठीक है। तो आपसे 2 मिनट में मैप्स हो जाएंगे। इससे पहले क्लास 6-7 में आपने बेसिक ऑफ मैप्स कुछ किया हो, ठीक है, और 8th में फिर आपके लिए मैप्स को समझना बहुत आसान रहता है। फिर आपको बस, अगर आप उस वक्त खाली हाईलाइट ही मैप को करोगे ना तो आपके लिए दिमाग में पड़ जाएगा, बट बेसिक्स ऑफ मैप आपके पास जरूरी होने चाहिए। आप बेटा अल्लाह दीन का कोई जिन नहीं निकलेगा 2 सेकंड में बस मैपिंग कर ली, ठीक है, बहुत बड़ा वास्ट कॉन्सेप्ट है। बस हम इसमें इस वक्त बेटा मेजर मैपिंग करवा सकते हैं, मेजर एरियाज को दिखा सकते हैं। इस वक्त हम एक एक चीज को दिखाने बैठे ना तो बेटा 1 महीना मैपिंग पे लगेगा, ठीक है। सो दैट वाई बेटा हमने इस वक्त क्या किया, जो मेजर मैप्स आते हैं, जो पॉसिबल, जो एक्सपेक्टेड मैप्स है, हमने उसी को दिखाया, ठीक है। तो इंशाल्लाह रहमान बेटा मिलते हैं आपके रिजल्ट के बाद, ठीक है। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।